बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अरशद। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, ख़त किताबत का जो सिलसिला है वो जारी है। सबसे पहले इमरान खान ने आर्मी चीफ को ख़त लिखा था। उसके बाद जो वेल्सन ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को और पाकिस्तान के सदर आसिफ अली ज़रदारी को ख़त लिखा। और उसके बाद जो 4 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, सीनियर 4 जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहिया अफरीदी को ख़त लिखा। उसके बाद आज फिर से इमरान खान ने आर्मी चीफ के नाम एक दूसरा खुला ख़त लिखा है। उसमें इमरान खान ने क्या कहा है ये बड़ा अहम है, आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखिए। नाज़रीन किराम, सबसे पहले आपको बता दूं कि आज 8 फरवरी है और 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट के ऊपर डाका मारा गया था। अवाम ने बाहर निकल कर तहरीक इंसाफ को वोट तो दिया था, लेकिन उनका जो वोट है वो किसी और के खाते में निकल आया और एक फॉर्म 47 की बुनियाद पर हुकूमत बनाई गई। और उस हुकूमत ने खुद को बचाने के लिए फिर इस एक साल के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ की हैं। इस हवाले से इमरान खान ने आज आर्मी चीफ को ख़त लिखा है, उसने निशानदाही की है, वो आपके सामने में रखने जा रहा हूँ। इमरान खान ने कहा कि मैंने मुल्क कौम की बेहतरी की खातर नेक नीति से आर्मी चीफ के नाम खुला ख़त लिखा ताकि फ़ौज और अवाम के दरमियान दिन ब दिन बढ़ती हुई खलिज को कम किया जा सके, मगर इसका जवाब इंतहाई गैर संजीदगी और गैर जिम्मेदारी से दिया गया। यानी कि इमरान खान ने इससे पहले जो ख़त लिखा है, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और मुल्क की सबसे मकबूल और बड़ी सियासी जमात का सरबराह हूँ। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी आलमी सतह पर मुल्क कौम का नाम रोशन करने में गुजारी है। 1970 से अब तक मेरी 55 साल की पब्लिक लाइफ और 30 साल की कमाई सबके सामने है। मेरा जीना मरना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में है, ये इमरान खान ने कहा है। और वो अपने इन अल्फाज पर कायम भी है। वो आज भी पाकिस्तान में बैठे हैं, लेकिन उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो सबके सामने है, लेकिन वो फिर भी डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी फ़ौज के तासुर और अवाम और फ़ौज के दरमियान बढ़ती खलिज के मुमकिना मज़मरात की फ़िक्र है, जिसकी वजह से मैंने ये ख़त लिखा है। यानी कि मुझे ये फ़िक्र है कि हमारी अवाम जो है और जो हमारी फ़ौज है उनके दरमियान जो दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इमरान खान ने कहा कि मैंने जिन 6 निकात की निशानदही की है, इन पर अगर अवामी राय ली जाए तो 90% अवाम इन निकात की हमायत करेगी। इमरान खान ने कहा कि एजेंसीज़ के ज़रिए प्री पोल धांधली और इलेक्शन के नतायज तब्दील करके अर्दली हुकूमत कायम करना, अदलिया पर कब्जे के लिए पार्लियामेंट से गन पॉइंट पर 26वीं आईनी तरमीम करवाना और पॉकेट जजेस भर्ती करना, अपनी मर्जी के जजेस भर्ती करना, जुल्म और जबर के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को बंद करने के लिए पीका जैसे काले कानून का इतलाक करना, सियासी अदम इस्तेहकाम और जिसकी लाठी उसकी बैंस की रीत डालकर मुल्क की मईशत की तबाही, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को मुसलसल रियासती दहशत गर्दी का निशाना बनाना और तमाम रियासती अदारों का अपने फ़राइज़ छोड़कर सियासी इंजीनियरिंग और सियासी इंतकाम में शामिल करना न सिर्फ अवामी जज्बात को मजरूह कर रहा है बल्कि अवाम और फ़ौज में खलिज को भी मुसलसल बढ़ा रहा है। यानी कि जिसका जो काम है वो अपना काम नहीं कर रहा, वो दूसरे के लिए काम कर रहा है। तो इमरान खान ने कहा है कि इन चीज़ों को छोड़ना होगा। जिनका काम सियासत है वो सियासत करें, जिनका काम बॉर्डर संभालना है वो बॉर्डर को संभालें, यानी कि जिसका जो काम है वो काम करे, दूसरों के काम में खलल ना डाले। इमरान खान ने कहा कि फ़ौज मुल्क का एक अहम अदारा है, मगर इसमें बैठी चंद काली बेड़ें, फ़ौज मुल्क का अहम अदारा है लेकिन फ़ौज में बैठी चंद काली बेड़ें पूरे अदारे का नुकसान कर रही हैं। ऐसा ही एक शख्स अडयाला जेल में बैठा कर्नल भी है, जो जेल के स्टाफ को कंट्रोल करते हुए न सिर्फ आइनो कानून और जेल मैनुअल की धज्जियां बिखेर रहा है बल्कि इंसानी हकूक भी पामाल कर रहा है। वो अदालती अहकामात को जूते की नोक पर रखते हुए ऐसे अमल करता है जैसे काबज़ फौज करती है। पहले अडयाला जेल के फर्ज शनास सुपरिटेंडेंट अकरम को अगवा किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया, क्योंकि वो कानून की पासदारी करता था और जेल कवानीन पर अमल दरामद कराता था। इमरान खान ने कहा कि अब भी तमाम अमले को डराया धमकाया जा रहा है। बुनियादी इंसानी हकूक पामाल करते हुए मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए एक कर्नल की मातहत जेल इंतजामिया ने मुझ पर हर जुल्म किया है। मुझे मौत की चक्की में रखा गया, 20 दिन तक मुकम्मल लॉकअप में रखा गया जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच रही थी, ये इमरान खान ने कहा। उन्होंने कहा कि 5 रोज़ तक मेरे सेल की बिजली बंद रखी गई और मैं मुकम्मल अंधेरे में रहा। मेरा वर्जिश करने वाला सामान और टीवी तक ले लिया गया और मुझ तक अखबार भी पहुंचने नहीं दिया गया। जब चाहते हैं किताबें तक रोक लेते हैं। इन 20 दिनों के अलावा
مجھے دوبارہ بھی 40 گھنٹے لاک اپ میں رکھا گیا. یعنی کہ جب پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا عمل جاری تھا اس وقت یہ سب کچھ کیا گیا تھا کہ عمران خان ٹوٹ جائیں, وہ ڈیل کر لیں. جب پاکستان تحریک انصاف نے فائنل کال دی تھی اور ڈی چوک کی طرف مارچ ہو رہا تھا اس وقت بھی عمران خان کے ساتھ یہ سارا سلوک جو ہے وہ کیا گیا. تو عمران خان اب ان کی جو نشاندہی ہے وہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے بیٹوں سے پچھلے 6 ماہ میں صرف 3 مرتبہ میری بات کروائی گئی ہے. اس معاملے میں بھی عدالت کا حکم نہ مانتے ہوئے مجھے بچوں سے بات کرنے نہیں دی جاتی جو میرا بنیادی اور قانونی حق ہے. میری جماعت کے افراد دور دراز علاقوں سے مجھ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں مگر ان کو بھی عدالتی آرڈرز کے باوجود ملاقات کی اجازت نہیں ملتی. پچھلے 6 ماہ میں گنتی کے چند افراد کو ہی مجھ سے ملوایا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود میری اہلیہ سے میری ملاقات نہیں کروائی جاتی. میری اہلیہ کو بھی قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. یہ عمران خان نے اپنے خط میں کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ گن پوائنٹ پر کروائی گئی 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتی نظام پر قبضے اور کورٹ پیکنگ کا مقصد انسانی حقوق کی پامالیوں اور انتخابی فراڈ کی پردہ پوشی اور میرے خلاف مقدمات میں من پسند فیصلوں کے لیے پاکٹ ججز بھرتی کرنا ہے. اپنی مرضی کے ججز سپریم کورٹ کے اندر بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی تعینات کیے گئے ہیں صرف اور صرف عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ میرے سارے کیسز کے فیصلے دباؤ کے ذریعے دلوائے جا رہے ہیں. مجھے غیر قانونی طور پر 4 سزائیں دلوائی گئی ہیں. میرے خلاف فیصلہ دینے کے لیے جج صاحبان پر اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ ایک جج کا بلڈ پریشر 5 مرتبہ ہائی ہوا اور اسے جیل اسپتال میں داخل کروانا پڑا. اس جج نے میرے وکیل کو بتایا کہ مجھے اور میری اہلیہ کو سزا دینے کے لیے اوپر سے شدید دباؤ ہے. یعنی کہ جج کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے, اسی لیے اپنی مرضی کے جج جو ہیں بٹھائے جا رہے ہیں کہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے گا اور اپنی مرضی کے فیصلے جو ہیں وہ لیے جائیں گے. عمران خان نے مزید کہا کہ 9 مئی اور 26 نومبر کو ہمارے نہتے جمہوریت پسند کارکنان پر ظلم و تشدد کی انتہا کر دی گئی تھی. پرامن شہریوں پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں. سیاسی انتقام کی آڑ میں 3 سال میں لاکھوں شہریوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے. اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے. تحریک انصاف نے آج 8 فروری کو جو احتجاج کی کال دی ہے تو اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ بہت سارے ٹکٹ ہولڈرز جو ہیں ان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے ہیں, ان کو گرفتار کیا گیا, ان کے اوپر تشدد بھی کیا گیا ہے. اس کے علاوہ کہا گیا کہ ہمارے 20,000 سے زائد ورکرز اور سپورٹرز کو گرفتار کیا گیا اور سینکڑوں کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ہزاروں بے گناہ لوگوں کو کئی ماہ جھوٹے کیسز میں جیلوں میں رکھا گیا. ایجنسیز کے دباؤ پر ہمارے 2,000 سے زائد ورکرز, سپورٹرز اور پارٹی لیڈرز کی ضمانت کی درخواستیں اب تک ہائی کورٹ کے ججز التوا میں رہ کر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی سماعتیں ہی نہیں کر رہے ججز. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جیسا سلوک پچھلے 3 سال میں ہماری یعنی کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد جیسا سلوک پچھلے 3 سال میں ہماری خواتین کے ساتھ کیا گیا ہے وہ انتہائی شرمناک اور افسوسناک ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی سیاستدانوں کی گھریلو خواتین کو اس طرح نشانہ نہیں بنایا گیا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری اخلاقیات کس قدر پستی پر ہیں. بزرگ خواتین اور جوان بچوں کو جیلوں میں قید رکھا گیا. میری اہلیہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد جو 75 سالہ کینسر کی مریضہ ہیں, میری دونوں بہنیں جن کی عمر 65 سال سے زائد ہے سمیت سینکڑوں خواتین کو بے جا پابند سلاسلے میں رکھا گیا اور ان کی حیا کا تقدس پامال کیا گیا. یہ عمران خان نے کہا ہے. عمران خان نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتوں, بزرگوں اور بچوں کو تنگ نہیں کیا جاتا تھا. ہمارے دین کا حکم تو یہ ہے کہ جنگی حالات میں دشمن کی عورتوں اور بچوں سے بھی بدسلوکی نہ کی جائے اور یہاں اپنی ہم وطن ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کا لحاظ نہیں رکھا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سب ہماری روایات کے منافی ہیں اور اس کی وجہ سے عوام میں فوج کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے. جس کا سدباب بر وقت ہو جائے تو یہ فوج اور ملک دونوں کے حق میں بہتر ہے. فوج اور عوام کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو بہتر کیا جائے, یہ پاکستان کے مفاد کے لیے بہتر ہیں. یہ عمران خان نے کہا ہے. ورنہ اس سب سے ناقابل تلافی خسارہ اٹھانا پڑ سکتا ہے. عمران خان نے مزید کہا کہ پیکا جیسے کالے قانون کے ذریعے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر بھی قدغن لگا دی گئی ہے. اس سب کی وجہ سے پاکستان کا GSP+ سٹیٹس بھی خطرے میں ہے. انٹرنیٹ میں خلل کی وجہ سے ہماری IT انڈسٹری کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے اور نوجوانوں کا کیریئر تباہ ہو رہا ہے. یہ عمران خان نے کہا ہے. انہوں نے کہا کہ چند افراد کی خواہشات پر عوامی مینڈیٹ کی توہین کر کے ایسے سیاسی عدم استحکام کی بنیاد رکھی گئی جس کی بدولت معیشت کا برا حال ہے اور سرمایہ کار اور
हुनरमंद अफराद मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान छोड़कर अपने सरमाए समेत तेजी से बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाएं। माशी अदम इस्तेहकाम अपनी इंतहा पर है, ग्रोथ रेट सिफर है और पाकिस्तान में सरमायाकारी न होने के बराबर है। मुल्क में गुर्बत और बेरोजगारी अरूज पर है। इमरान खान ने यह बात कही है। देखें, पाकिस्तान में जब इंसाफ होगा तो फिर बाहर से सरमायाकार भी आएंगे, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ कारोबार करेंगे, पाकिस्तान की मैशत बेहतर होगी। लेकिन उनको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो अदालतें हैं, जो इंसाफ मिलती है, जो इंसाफ देती हैं, वो खुद ही किसी के एजेंडे पर काम कर रही हैं। हर अदारा किसी न किसी के एजेंडे पर काम कर रहा है। तो फिर बाहर से सरमायाकार जो है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ कारोबार जो है वो बेहतर जो है वो नहीं होगा। और अब तो नाजायज़ प्रॉपर्टी के नाम, नाजायज़ तजावज़ात के नाम पर बस्तियां जो है वो उधेड़ी जा रही हैं। लोगों के, जो लोगों ने रेहड़ियां लगाई हैं, जो अपनी रोज़ी रोटी के लिए, जिन्होंने जो बेचारे फल वगैरह या सब्ज़ी वगैरह लगाते हैं, उनकी रेहड़ियां तोड़ी जा रही हैं, उनकी रेहड़ियां उल्टाई जा रही हैं, क्रेनें लगाकर जनाब दुकानें जो हैं वो ख़त्म की जा रही हैं। तो लोगों का कारोबार जो है वो, उनको कारोबार बनाकर देने के बजाय भी कारोबार को तबाह किया जा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए। इसके अलावा कहा कि हमारे फौजी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि कौम फौज के पीछे खड़ी हो। लेकिन अफसोसनाक अमर है कि एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों और इन गैर कानूनी इकदामात की बदौलत अवाम में फ़ौज की बदनामी मुसलसल बढ़ रही है। ये सब फ़ौज के हलफ की खिलाफ वर्जी है। किसी भी मुल्क की फ़ौज अपने शहरियों के साथ ऐसा सलूक नहीं करती, बल्कि ऐसा सलूक तो काबिज़ फ़ौजें करती हैं जो खुद को हर आइन और कानून से बालातर समझती हैं। ये इमरान खान ने कहा है। मुल्की इस्तेहकाम और सलामती के लिए नागज़ीर है कि फ़ौज और अवाम के दरमियान की खलिज कम हो, और इस बढ़ती खलिज को कम करने की सिर्फ एक ही सूरत है, और वो है फ़ौज का अपनी आइनी हदूद में वापस जाना, सियासत से खुद को अलहदा करना और अपनी मुतय्यन करदा जिम्मेदारियाँ पूरी करना। और ये काम फ़ौज को खुद करना होगा, वरना यही बढ़ती खलिज कौमी सलामती की इस्तिलाह में फॉल्ट लाइन्स बन जाएगी। ये इमरान खान ने आज आर्मी चीफ को अपना दूसरा खुला ख़त लिखा है। उसने कहा है कि फ़ौज और अवाम के दरमियान जो दूरियां हैं, उनको जो है वो ख़त्म होना चाहिए। इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान की मैशत को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान की जो IT इंडस्ट्री है उसको बेहतर करना चाहिए। इमरान खान ने ये भी कहा है कि जो नौजवान जो मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसे मौके पैदा किए जाएं ताकि वो अपने मुल्क में बैठकर यहाँ ही अपनी रोज़ी रोटी कमा सकें, जिससे पाकिस्तान की मैशत भी बेहतर हो। ये इमरान खान ने ख़त लिखा है। तो अब तक के लिए इतने में ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।